नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू द इंग्लिश नोटबुक यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग रीड को लेकर एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये सभी चीजें जो है वो आपके कवर कर लिए जाएंगे। जैसा कि आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि ये जो अपकमिंग एग्जाम है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। एग्जाम जो है उसको सिर्फ क्वालिफाई करना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग एक बार हमारा हो जाए, उसके बाद हम लोग मेंस को लेकर, मेन एग्जाम को लेकर, क्योंकि स्पेशली आपको पता है कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो मेन एग्जाम के अकॉर्डिंग ही होना है। तो मेन एग्जाम को लेकर एक पूरा ऑनलाइन कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से मैं डिजाइन अभी कर रहा हूं। तो इस रेट के तुरंत बाद में मैं उसको भी जो है वो पब्लिश कर दूंगा। तो काफी तरीके से, शानदार तरीके से, जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट सब आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो टारगेट है वो हमारा इस एग्जाम को क्रैक करना, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। अभी हम लोग एक दो सीरीज आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपको डेली में 25, 30, 50 क्वेश्चन तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। मैराथन क्लास भी लेकर आऊंगा। आप लोगों को करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊं उसको आपको सुनना है, अच्छे से लेक्चर को अच्छे से देखना है, कम से कम 2 बार हर लेक्चर को रिवाइज करना। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। और रीड को लेकर जो भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, नोट्स है, वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करना है। मैं जो असाइनमेंट, डेली असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, जो प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं, उसको भी अगर आप फॉलो करते रहोगे तो आपका एग्जाम जो है वो बेहतरीन तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और मैं ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा वो अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट होगा। यानी उस एक क्वेश्चन पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन को जो मैं एक्सप्लेन करूं उसको आप सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, उस टाइप से कई सारे और भी क्वेश्चंस बनेंगे जिनको भी बहुत इजी वे में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। दिया है कि सम क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स शुड इन्वॉल्व। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के अंदर एक प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन आता है। हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी कंटेंट आपको अगर टीच करना है, अपने लर्नर में इंपार्ट करना है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कंटेंट जो है वो सिलेक्ट करना होगा। आप रैंडमली आप किसी चीज को आप पढ़ा नहीं सकते। उसके लिए आपको उस बच्चे का आईक्यू लेवल, उसकी मेंटालिटी, उसका जो टारगेट है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट को सिलेक्ट करना है। तो पढ़ाने से पहले सबसे पहले हमें करना क्या होता है? कंटेंट को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको रीड के लिए क्लास प्रोवाइड करवानी है, तो इसके लिए मैं आकर कुछ भी रैंडमली थोड़ी पढ़ा दूंगा। मुझे पहले कंटेंट सेलेक्ट करना होगा कि मुझे पढ़ाना है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। कंटेंट को सिलेक्ट करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो जैसे यहां पर कहा गया है, सम क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम शुड इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मीनिंग होता है शामिल होना। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन यानी कंटेंट को सिलेक्ट करते वक्त हमें क्या इन्वॉल्व करना चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? इनफ वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस। क्या कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमें उसकी शीट्स प्रिपेयर करना हमारे लिए आवश्यक है क्या? क्या सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या? या एवरीडे वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस, या देयर लर्नेबिलिटी, देयर कवरेज एंड देयर टीचेबिलिटी। या हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कंटेंट मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स में, जो अपने मैं लर्नर में इंपार्ट करने जा रहा हूं, उसकी लर्नेबिलिटी क्या है, क्या उसको पढ़ाना कितना इजी है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, वो कितनी चीजों को कवर करता है, कितनी चीजों तक, कितने कॉन्सेप्ट्स तक जा सकता है, उसकी टीचेबिलिटी, क्या मेरे लिए उस कॉन्सेप्ट को टीच करना इजी है क्या? इन आधारों पर हम लोग कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं, या हम लैंग्वेज के जो रूल्स है उन पर फोकस करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट सेलेक्ट करते वक्त हमें यह देखा जाना चाहिए कि जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इजी है। यानी हम कह सकते हैं
टीचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी हमें फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जैसे 5 7 10 टॉपिक्स हैं, उनमें से कुछ टॉपिक्स मुझे अच्छे से आते हैं, तो पढ़ाने के लिए मैं पहले उन टॉपिक्स को पहले सेलेक्ट करूंगा, तो वो टीचेबिलिटी। उसके बाद हमें स्टूडेंट की लर्नेबिलिटी भी देखनी है। जैसे आप लोग कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो स्टूडेंट को, कुछ टॉपिक आपको पता है कि ये स्टूडेंट को जल्दी से समझ में आने वाले नहीं है, या समय के साथ साथ धीरे 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 टाइम वक्त लगता है उस चीज को समझने के लिए। आप उसका इजी वे जो है, जो कंटेंट इजी है, जो कंटेंट थोड़ा सा पढ़ाने के लिए जो कन्वीनियंट है, उसको आप पहले सेलेक्ट करते हो। फिर उसके बाद में कवरेज, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो कितने एस्पेक्ट को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं पढ़ाऊं वर्ड सीरियल, सीरियल होता है दलिया, सीरियल वर्ड अगर मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट को, तो इट मींस स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की जो पल्सेस है, दाल जो है, उनके बारे में भी सीख जाएगा। वर्ड मैं पढ़ाता हूँ फ्रूट, तो फ्रूट वर्ड अपने आप में बहुत सारे जो नेम ऑफ फ्रूट्स है उसको कवर करता है। ऐसे चीजें मैं पढ़ाऊं, कहने का मीनिंग ये हुआ कि हमें ये ध्यान रखना है कि कम एफर्ट से हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे सकते हैं। इसके अलावा हम रेंज को भी देख सकते हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उन वर्ड्स की रेंज कितनी है, कोई भी वर्ड जो है वो कितनी उसकी रेंज है, कब कितना सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, या हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब मीनिंग ये हुआ कि जो वर्ड या स्ट्रक्चर पढ़ाए जा रहे हैं वो लैंग्वेज में कितनी बार यूज किए जा रहे हैं। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि पढ़ाते वक्त हमें एक तो कन्वीनियंस देखना है कि जो पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए इजी है, और दूसरा उनको पढ़ाते वक्त कम मेहनत में, कम एफर्ट्स में हम बहुत ज्यादा कुछ टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ऐसे चीजों को हमें ध्यान में रखना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो इसका आंसर रहेगा सी। आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन जो है कंटेंट को सिलेक्ट करते वक्त हमें टीचेबिलिटी, हमें लर्नेबिलिटी, हमें कवरेज, हमें रेंज और हमें फ्रीक्वेंसी को फॉलो करना चाहिए। इनको ध्यान में रखने की हमें आवश्यकता है। तो आपके जो ऑप्शन आया हुआ है उसमें ये 3 वर्ड्स तो यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 मैंने आपको और एक्स्ट्रा लिखवा दिए, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया है लैंग्वेज टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट की एक लैंग्वेज बुक है, स्टार्ट्स विथ पॉइम्स, जिसकी स्टार्टिंग जो होती है वो पोइम से होती है। उसमें सबसे पहले पोइम पढ़ाई जाती है, एंड स्टोरीज पढ़ाई जाती है। इसका मीनिंग कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है। एंड एंड्स विद अल्फाबेट, और उसके बाद अल्फाबेट पढ़ाए जा रहे हैं। आप लोग जानते हो कि जब भी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है अर्लियर स्टेज में, तो पहले A to Z यानी अल्फाबेट पढ़ाए जाते हैं, और उसके बाद धीरे 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 हम अपनी लर्निंग को, अपनी टीचिंग को पोइम या स्टोरीज तक यानी कंप्लीट टेक्स्ट तक हम लोग वहां पर लेकर जाते हैं। तो ये जो मेथड है, ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं, देखो ये एकदम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं? बॉटम अप अप्रोच, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। इसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसको हम कह सकते हैं पार्ट टू होल, पार्ट टू होल। पार्ट का मीनिंग हुआ उसका एक छोटा सा हिस्सा पहले पढ़ाया जाता है, लाइक A to Z, ये अल्फाबेट जो है वो हमारी लैंग्वेज लर्निंग का क्या एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 हम होल की तरफ मूव करते हैं। लेकिन यहां कुछ अलग कहा गया है, यहां पर पहले पोएम पढ़ाई जा रही है, और पोएम स्टोरीज के बाद हम अल्फाबेट की तरफ मूव कर रहे हैं, A to Z जो लेटर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इट मींस ये जो हुआ, ये अप्रोच हुआ टॉप डाउन। ये अप्रोच कौन सी हुई? टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें हम पहले पोइम पढ़ाकर फिर धीरे धीरे अल्फाबेट की तरफ पढ़ा रहे हैं। हालांकि ये गलत है, लेकिन अगर ऐसा कहीं पर होता है तो ये किस तरह का अरेंजमेंट है? एक अरेंजमेंट आया हुआ है इक्लेक्टिक अप्रोच। इक्लेक्टिक अप्रोच क्या होता है वो भी आप जान लो।
इक्लेक्टिक अप्रोच होता है कि किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, किसी ग्रामर के लैंग्वेज के आइडिया को पढ़ाने के लिए जो वैरायटी ऑफ मेथड्स हम लोग यूज करते हैं उसको इक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। मुझे अगर आपको जैसे नाउन पढ़ाना है तो नाउन पढ़ाने के लिए मैं कई तरीके आजमाता हूँ, कई तरीके से मैं आपको नाउन पढ़ाता हूँ। इसकी कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए उसको इक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। टॉप डाउन अप्रोच हमने अभी पढ़ा जिसमें हम होल टू पार्ट की तरफ मूव करते हैं। होल का मीनिंग होता है कंप्लीट। एस्थेटिक अप्रोच होता है जिसमें हम ब्यूटी की बात करते हैं। एस्थेटिक अप्रोच जिसके अंदर जो चीज पढ़ाई जाती है उसमें कितनी सुंदरता है, कितनी ब्यूटी है, उसकी हम लोग बात करते हैं। और बॉटम अप अप्रोच जो होती है वो होती है आपकी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी, टॉप डाउन अप्रोच। बड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है लेकिन आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो यहां पर देखो अभी टॉप डाउन या बॉटम अप क्वेश्चन में आ गया। अब आपको ऑप्शन में अगर ये भी दिए जाए या इनके अलावा कोई दूसरे भी टर्म्स दिए जाए आप कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो। चलिए मुझे लगता है लैंग्वेज पेडागोजी टीचिंग मेथड की बात हो रही है। चलो मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट आया हुआ है विच इज नो लॉन्गर अ पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। हमारे देश में इंग्लिश का क्या स्टेटस है, भारत को क्या माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिनको पता अच्छी बात है, अगर नहीं पता है हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हम लोग सिर्फ बोलचाल की भाषा में कह देते हैं लेकिन कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जो हिंदी जिसकी हम लोग बात करते हैं, जिस पर प्राउड फील करते हैं, उसको हमने सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे रखा है। यानी हमारे देश में जो ऑफिस वर्क होता है उस ऑफिस वर्क को करने के लिए हम हिंदी को काम में लेंगे। तो यहां पर बात की गई है विच इज नो लॉन्गर पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश की लैंग्वेज की पोजीशन की बात की जा रही है। तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज तो एक फॉरेन की लैंग्वेज है तो इसका आंसर कर देंगे फॉरेन और पतली गली से निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और घर आकर बोलेंगे मेरे इतने क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। चलो ठीक है, जब आंसर की आती है तो स्कोर हो जाता है 50%। क्योंकि भाई जो आप अपने हिसाब से आंसर दे रहे हो उसका करेक्ट आंसर क्या है अब वो देखो ना। इंग्लिश का जो स्टेटस है फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज नहीं माना जाता। हाँ कभी ना कभी फॉरेन लैंग्वेज मानी जाती थी बट टुडे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो फॉरेन लैंग्वेज कंसिडर नहीं की जाती है। भैया फॉरेन लैंग्वेज नहीं है तो फिर क्या है, क्या ग्लोबल लैंग्वेज है क्या? बिल्कुल ग्लोबल लैंग्वेज है लेकिन इंडिया में देखो लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया में ग्लोबल लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे हम, ये भी ऑप्शन में नहीं है। लिंक लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज क्या होती है? एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के जो लोग होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन का जो एक मीडियम होता है, जो लैंग्वेज होती है, दैट इज कॉल्ड लिंक लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल जैसे आप जा रहे हैं आप जा रहे हैं जैसे कनाडा, आप जा रहे हैं रशिया और आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती और उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही लोगों को आती है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज कंडीशन में आपकी लिंक लैंग्वेज बन जाती है। लेकिन यहां पर सिंपल सी बात है, इंडिया में जो स्टेटस है, हाँ फंक्शन कर सकता है लिंक लैंग्वेज का लेकिन स्टेटस नहीं है। इंडिया में इंग्लिश का जो स्टेटस है वो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। जबकि जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज वो है हमारी इंग्लिश। तो बाकायदा इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। ये भी ध्यान रखना है, ध्यान रखना भैया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की बात की हम, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन हमने पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, हम प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन पढ़ते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में अगर आपको याद हो, हमने दो टाइप के मोटिवेशन पढ़ा, एक पढ़ा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक पढ़ा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक होता है जो मोटिवेशन हमें किसी बाहर के सोर्स से हमें मिलता है, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है जब हमारे अंतरात्मा की आवाज हमें उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। आप अपने फैमिली प्रेशर में आकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। आप सोशल स्टेटस को ध्यान में रखकर आप कोई जॉब मिलना चाह रहे हैं या किसी चीज को सीखना चाह रहे हैं, वो मोटिवेशन अगर आप में है तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। भाई पुरानी मूवीज में हम देखते थे कि लड़की का फादर लड़के के सामने एक कंडीशन शर्त रखता था कि इतने पैसे कमा कर लाओ, अगर तुम्हारी सैलरी जब इतनी हो जाएगी तो मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। अब लड़का दिन रात मेहनत करता, तो वो मोटिवेशन था एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कोई बाहर का मोटिवेशन। लेकिन मैं अगर अपने अपने मन से अपने मेरा कोई काम करने में मेरा इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल टीचिंग इज माय पैशन, और अब मैं यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूं, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है इस काम को करने के लिए, मेरा मन कर रहा है इस काम को करने के लिए, तो ये मोटिवेशन क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो अंतरात्मा की आवाज से आता है। तो यहाँ पर देखो बात इंट्रिंसिक की गई है, तो देखो मोटिवेशन डिराइव्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और प्रेशर, कोई आपको रिवॉर्ड दे रहा है या आप पर प्रेशर है, नहीं, एक्सट्रिंसिक हो जाता है, ये गलत है। मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक में लिख के देता हूं एक बार, आप लोग याद रखना, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। मोटिवेशन डिराइव फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फैक्शन एंड इंटरेस्ट, इस काम किसी काम को करने के लिए करने से आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है या आपको आपको इंटरेस्ट उसका उसमें आपका इंटरेस्ट है, ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, मोटिवेशन दैट रिलाइज ऑन सोशल कंपैरिजन। एक बार सोशल कंपैरिजन करके भी हम लोग मोटिवेशन डिराइव करते हैं। मेरी सैलरी तो 50,000 रुपए महीना है, और उस लड़के शर्मा जी को, उस लड़के को देखो जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना है, मुझे भी 2 लाख रुपए कमाने हैं। तो ये कंपैरिजन आपने की, इससे भी आपको मोटिवेशन आया, ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और मोटिवेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय फियर ऑफ फेलियर, तो ये फियर ऑफ फेलियर भी क्या है, ये आउटर एक्सटर्नल सोर्सेज है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन रहेगा बी, मोटिवेशन डिराइव्ड फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फैक्शन एंड इंटरेस्ट। तो एक ही क्वेश्चन में आपको दो कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए गए, दोनों ही तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइमरी एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज टू इनेबल स्टूडेंट्स टू, कि लैंग्वेज टीचिंग जो है उसका प्राइमरी एम क्या है। कोई भी जैसे टीचर अगर कोई लैंग्वेज टीच कर रहा है या लैंग्वेज हम सीख रहे हैं या लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं, प्राइमरी एम क्या है, यानी हम क्या चीज हमारा लर्नर अचीव कर ले, उसको हम कहेंगे कि इस बच्चे ने लैंग्वेज को सीख लिया है, या हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं। क्या मेमोराइज वोकैबुलरी लिस्ट, हमारे लर्नर ने, हमारे बच्चे ने सिर्फ वोकैबुलरी की लिस्ट मेमोराइज कर ली, क्या उसको हम लैंग्वेज सीखना मानेंगे, या हमारा टारगेट सिर्फ वही है। आगे कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन द टारगेट लैंग्वेज, या जिस लैंग्वेज को हम सिखाना चाह रहे हैं हमारा लर्नर जो है वो उस लैंग्वेज में बात करना सीख जाए, टारगेट लैंग्वेज जो है उसमें वो इफेक्टिवली प्रभावशाली तरीके से बात करना स्टार्ट कर दें, क्या ये हमारा एम है। या ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम द वन लैंग्वेज टू अनदर, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में वो टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने योग्य बन जाए, क्या ये हमारा एम है। या ग्रामर के रूल सारे याद कर ले, वो बाय हार्ट कर ले, ये हमारा एम है। अगर कॉमन सेंस भी अगर आप देखोगे तो हमारा लैंग्वेज टीचिंग करते वक्त हमारा एम ये रहता है कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो उस टारगेट लैंग्वेज में प्रभावशाली तरीके से बात करना स्टार्ट करते हैं, वो अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सके, इफेक्टिवली शेयर कर सके, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा बी, कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन द टारगेट लैंग्वेज। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वापस आ रहा है, लैंग्वेज इज सेड टू बी आर्बिट्री बिकॉज, ये आर्बिट्री वर्ड बार बार आपके सामने आएगा, ये होता क्या है सबसे पहले समझ लो। आर्बिट्री जैसे होता है कि
ऐसा कोई भी चीज, हाँ कोई कौन जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है, देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे हाथ में मान लो ये माउस है। जब मैंने जब जिसने भी इस पर्सन ने इस माउस को इन्वेंट किया, उसने इसका नाम माउस ही क्यों रखा? इसके पीछे कोई रीजन नहीं, उसको अच्छा लगा, उसने चीजों को कनेक्ट कर दिया। ऐसे जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है, तो रैंडमली हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री, एमलेस जिसको कहा जाता है। आर्बिट्री का एक सिनोनिम है एमलेस। डॉग को डॉग ही क्यों कहा जा गया? कुत्ता जो है उसके लिए इंग्लिश में डॉग ही क्यों हुआ, कैट क्यों नहीं हुआ? अगर डॉग को कैट और कैट को मैं डॉग कहता, अभी आपको ओड लग सकता है, लेकिन अगर शुरुआत के समय में अगर ऐसा हो जाता कि डॉग के लिए कैट और कैट के लिए डॉग वर्ड अप्लाई किया गया, तो आपको अजीब नहीं लगता। ठीक है, तो ये आर्बिट्री होता है जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है, या कोई भी वर्ड जो है उस वर्ड का साउंड और उस वर्ड की मीनिंग में कोई भी आपस में लिंक नहीं है। तो देखो, द साउंड ऑफ ए वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू इट्स मीनिंग। क्या किसी भी वर्ड का साउंड उसके मीनिंग से रिलेटेड है क्या? नहीं। हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, ओनोमोटोपिया होते हैं इंग्लिश में, जो वर्ड होते हैं उस वर्ड से उसके साउंड का भी पता चल जाता है। ऐसे ओनोमोटोपिया होते हैं, तो वो बहुत लिमिटेड होते हैं। तो ज्यादातर ऑलमोस्ट 99.99 वर्ड्स वर्ड्स में उन वर्ड्स के मीनिंग का और वर्ड्स के साउंड में कोई भी एसोसिएशन नहीं है। देयर इज नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन द साउंड ऑफ ए वर्ड एंड इट्स मीनिंग। किसी भी वर्ड के साउंड में और उसके मीनिंग में कोई भी किसी भी तरह का इनहेरेंट कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल मुझे ये आंसर लग रहा है। वर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग क्रॉस ऑल लैंग्वेज। किसी भी वर्ड का सारी लैंग्वेज में फिक्स मीनिंग होता है क्या? मतलब जिस वर्ड का हिंदी में मीनिंग वही है, क्या इंग्लिश में भी वही मीनिंग हो गया क्या? नहीं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, और ऑल लैंग्वेज यूज द सेम वर्ड्स फॉर द सेम कॉन्सेप्ट। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। हर लैंग्वेज के अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा इसमें भी बी, देयर इज नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन द साउंड ऑफ ए वर्ड एंड इट्स मीनिंग। कोई रूल थोड़ी है जिसके पीछे कोई रूल नहीं है। अब इसको मैं स्टाइलिश बोलता हूं, तो स्टाइलिश वर्ड की मीनिंग और इसका साउंड, इसके बीच में कोई भी किसी तरह का कोई लिंक नहीं है, तो इनहेरेंट नहीं है। आंसर रहेगा आपका बी। ये लैंग्वेज का एक प्राइमरी फीचर है। फिर आया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। हम लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं। लैंग्वेज स्किल, 4 लैंग्वेज स्किल्स होती है, LSRW। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इनमें से 2 लैंग्वेज स्किल्स जो है वो रिसेप्टिव है। दो लैंग्वेज स्किल्स जो है वो क्या है? रिसेप्टिव। और 2 है प्रोडक्टिव। 2 है प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव का मीनिंग हुआ जिसमें आप कुछ रिसीव कर रहे हो, और प्रोडक्टिव मीन्स आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो यहां पर देखो, लिसनिंग स्किल में जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप उस चीज को रिसीव कर रहे हैं, तो लिसनिंग स्किल जो है वो क्या है? रिसेप्टिव स्किल है। फिर आया स्पीकिंग। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, स्पीक कर रहा हूं, तो मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं, कुछ साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं कुछ, तो ये हुआ आपका एस जो है वो कौन सी हुई? प्रोडक्टिव स्किल, स्पीकिंग। फिर आता है रीडिंग। अगर मैं कुछ रीड कर रहा हूं, तो उस टेक्स्ट के मीनिंग को मैं रिसीव कर रहा हूं, तो आर जो है वो भी आपकी कौन सी हुई? रिसेप्टिव। और अगर मैं लिखता हूं, राइट कर रहा हूं, तो मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये होगी आपकी प्रोडक्टिव स्किल। तो ध्यान रखना, लिसनिंग और रीडिंग जो है वो है रिसेप्टिव, और स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो है आपकी प्रोडक्टिव स्किल। तो यहां पर कहा गया, देखो, फॉलोइंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल। लिसनिंग क्या है आपकी? रिसेप्टिव। रीडिंग भी क्या है? रिसेप्टिव। स्पीकिंग जो है वो प्रोडक्टिव है, और वॉचिंग तो कोई भी लैंग्वेज स्किल है ही नहीं। तो यहां पर करेक्ट आंसर रहा आपका सी। अब एक से इनसे भी रिलेट करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि 4 लैंग्वेज स्किल्स कौन सी है? होती है LSRW। इसका ऑर्डर भी फिक्स है, ध्यान रखना, LSRW, इसी सीक्वेंस में ये ऑर्डर आपको वहां पर एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखना है। इनमें से रिसेप्टिव कौन सी है, प्रोडक्टिव कौन सी है, उसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे तो आप लोग दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट देखो भैया, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है वो इंग्लिश को क्या मानता है, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग इंग्लिश का क्या स्टेटस है, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्या इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है या नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है हमारे देश की, क्या रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज भी नहीं है। रीजनल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो जैसे मारवाड़ी या राजस्थानी, ये ऐसी लैंग्वेज जो होती है रीजनल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो आप लोगों को पता हिंदी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो एक ही कॉन्सेप्ट को कई तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो भैया, वन डिसएडवांटेज ऑफ सीएलटी इज दैट इट मे लीड टू इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। सीएलटी क्या बोलते हैं, सीएलटी ये एक टीचिंग अप्रोच है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच ये एक फुल फॉर्म है। सीएलटी एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है उसका मीनिंग। आप अपने जो भी आपका लिसनर है उसको अपना इंटेंडेड मीनिंग आप कन्वे कर दो, मेरी बात अगर आप समझ जाओ मेरा टारगेट अचीव हो गया। इसके अंदर मीनिंग जो होता है वो पैरामाउंट होता है, एक्यूरेसी के ऊपर किसी तरह का कोई फोकस नहीं किया जाता। तो इसमें जो भी फोकस किया जाता है वो होता है मीनिंग पर। किस पर फोकस किया जाता है, मीनिंग पर। किसी तरह के कोई ग्रामेटिकल एरर्स हो तो वो इसमें एक्सेप्टेबल होते हैं। इसी तरह की इसमें कोई ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, फॉर्मल ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ाई जा सकती है अगर जरूरत है तो। अब यहां कहा गया है कि वन डिसएडवांटेज, इसमें डिसएडवांटेज पूछा भाई, यानी सीएलटी के थ्रू लैंग्वेज टीचिंग करते वक्त कौन सी चीज जो है वो सीखने में पीछे रह जाती है। क्या स्पीकिंग स्किल्स, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्पीकिंग स्किल तो सीएलटी में अच्छी होती है, की फ्लुएंसी अच्छी बनती है, तो सीएलटी में तो होता ही सबसे ज्यादा क्या, स्पीकिंग स्किल्स अचीव। क्या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो, अरे भैया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो और बेहतर होता है। क्या आपका प्रोनाउंसिएशन आपका डिसएडवांटेज है, नहीं, प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होता है। अगर आप सीएलटी के तो सीख रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन आपका उच्चारण जो है वो भी आपका अच्छा होता है, क्योंकि ये तीनों ही जो है वो स्पीकिंग से रिलेटेड है। ग्रामर स्ट्रक्चर जो है वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्योंकि सीएलटी के अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो आपका एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका टारगेट जो है उसके अंदर मीनिंग कन्वे करना ही हमारा मेन टारगेट होता है, एक्यूरेसी अचीव करना हमारा मेन टारगेट नहीं होता। तो इट मींस करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ग्रामर स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, हमें वहां पर प्रॉपर ग्रामर जो है वो नहीं सिखाई जाती। तो ये हमारा एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को समझा तो इस पर बेस्ड और भी आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आपका कवर हो जाएंगे। व्हाट इज द टीचर्स मेन रोल इन सीएलटी, सीएलटी में टीचर का मेन रोल क्या होता है। एक बात सबसे ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट, सीएलटी के अंदर टीचर पैसिव होता है और जो लिसनर जो आपका लर्नर होता है वो एक्टिव होता है। क्योंकि सीएलटी के अंदर देखो, मैं अगर बोलूंगा तो मेरी लैंग्वेज, मेरी फ्लुएंसी अच्छी होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक्टिव जो है वो लर्नर को रखा जाता है। तो क्या टीचर एक नेगोशिएटर होता है, दोनों जो बातचीत करवाता, देखो बिटवीन हिमसेल्फ एंड लर्निंग प्रोसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग। या टीचर जो है एक फैसिलिटेटर एंड मॉनिटर होता है रादर देन लीडिंग द क्लास। या अ फैसिलिटेटर एंड नेगोशिएटर हु लीड्स द क्लास, या अ नेगोशिएटर एंड अ मॉनिटर ऑफ द क्लास। देखो नेगोशिएट हो गया ना, जो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस और ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग के बीच में नेगोशिएट करते हैं, एक तरह से इंटरमीडिएट का काम करता है। नहीं, टीचर का काम इंटरमीडिएट करना नहीं है, टीचर का काम, सीएलटी के अंदर लैंग्वेज टीचर जो होता है उसका रोल होता है फैसिलिटेटर।
लैंग्वेज टीचर जो होता है उसका रोल होता है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मीनिंग होता है जो काम को आसान बनाता है। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, द रोल ऑफ अ टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचर इज दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर। उसका रोल होता है फैसिलिटेटर, जो किसी भी काम को आसान करता है। लेकिन अब बी और सी में फैसिलिटेटर दिया हुआ है। मॉनिटर रादर देन लीडिंग द क्लास, और हु लीड्स द क्लास, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्योंकि देखो क्लास को लीड नहीं करता, रादर देन का मतलब क्लास को लीड करने की बजाय, लीड करेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। टीचर का रोल तो पैसिव होता है, लीड कौन करता है, लर्नर खुद क्लास को लीड करते हैं। तो ध्यान रखना सीएलटी के अंदर जो टीचर है, ध्यान रखना वो टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर हुआ जो काम को आसान बनाता है, और दूसरा वो पैसिव होता है। जहां पर लर्नर को दिक्कत आती है, जहां पर वो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आती है, तो उसको हेल्प कर देते हैं। फिर इसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज इन सीएलटी। सीएलटी के अंदर जो कम्युनिकेटिव एक्टिविटी जो होती है उसका प्राइमरी गोल क्या है, डेवलपिंग रोट मेमोराइजेशन, या इनहैंसिंग लर्नर्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, या encouraging meaningful and functional language use, या टेस्टिंग लिंग्विस्टिक नॉलेज थॉट्स एग्जाम। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आप इस क्वेश्चन को भी या इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। मैं बहुत एक कहते हैं ना साइंटिफिक अप्रोच के साथ में मैं ये क्वेश्चन की सीक्वेंस लेकर आया हूं। आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है और उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ और नए कॉन्सेप्ट उसकी प्रैक्टिस के लिए आगे क्वेश्चन करवाए जाते हैं। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज इन सीएलटी। सीएलटी के अंदर हमारा प्राइमरी गोल क्या है, मैंने अभी क्या कहा था, सीएलटी के अंदर फ्लुएंसी को अचीव करना, मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट को अचीव करना, ये प्राइमरी गोल होता है। मेरी बात आप समझ जाओ, ये हमारा प्राइमरी गोल हुआ। जो एक्यूरेसी या ग्रामर के स्ट्रक्चर को सीखना हमारा प्राइमरी गोल नहीं है। तो यहाँ पर देखो डेवलपिंग रोट मेमोराइजेशन रेक्टिफिकेशन करना, चीजों को रटना, ये हमारा टारगेट नहीं है। इनकरेजिंग मीनिंग इनहेंसिंग लर्नर्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी हमारा टारगेट नहीं है, ग्रामेटिक पढ़ाई नहीं जाती। या टेस्टिंग लिंग्विस्टिक नॉलेज का मीनिंग भी ग्रामर से ही रिलेटेड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये मीनिंगफुल और फंक्शनल लैंग्वेज यूज को इनहेंस करता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें सी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन सीएलटी। सीएलटी देखो इसमें सीएलटी को क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सीएलटी में कॉन्टेक्स्ट का क्या यूज है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, संदर्भ। मतलब किसी भी चीज को जब हम सीखते हैं उसको किस संदर्भ में यूज किया जा सकता है, कहां कहां किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पर देखो कॉन्टेक्स्ट इज इररेलेवेंट और ओनली फॉर्म इज मैटर, फॉर्म मैटर्स। क्या सीएलटी के अंदर कॉन्टेक्स्ट इररेलेवेंट होता है, बिल्कुल नहीं, सीएलटी में कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कॉन्टेक्स्ट इज क्रूशियल फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, यस मुझे भी आंसर लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट इज यूज्ड ओनली फॉर ग्रामर प्रैक्टिस, बिल्कुल नहीं, ग्रामर प्रैक्टिस नहीं होती। और कॉन्टेक्स्ट इज अवॉइडेड, कॉन्टेक्स्ट को अवॉइड नहीं किया जाता, कॉन्टेक्स्ट तो जरूरी होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी, कॉन्टेक्स्ट इज क्रूशियल फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। मैं जो सीखता हूं, सीखे गए नॉलेज को मैं किस सिचुएशन में अप्लाई कर दूं, ये ऐसा नहीं हो कि कुछ सेंटेंस मैंने सीखे तो किसी ऐसी सिचुएशन में बोला जाए जहां पर हमें सैडनेस प्रेजेंट करना हो, और उस सेंटेंस को हम ऐसी सिचुएशन में बोल दें जहां पर हैप्पीनेस प्रेजेंट करना हो, ऐसा हमें जो है इस चीजों का ध्यान रखना होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब हमें यह सिखाया जाता है कि जहां पर सैडनेस की सिचुएशन है वहां पर ऐसे ही सेंटेंस बोलने हैं जो सैडनेस को जो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हैप्पीनेस के लिए हमें हैप्पीनेस वाले सेंटेंसेस बोलने हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें किस में सिखाया जाता है, सीएलटी में, कम्युनिकेशन के वक्त। तो सीएलटी के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो सबसे जो कॉन्टेक्स्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सीखे गए नॉलेज को किस संदर्भ में हमें यूज करना होता है। फिर उसके बाद आया इन सीएलटी विच एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस। देखो
तो वही बात, एक ही कॉन्सेप्ट को मैं बार बार लाके आपको पूरा परमानेंट करना चाह रहा हूँ। सीएलटी के अंदर लैंग्वेज लर्निंग के किस एस्पेक्ट को सबसे इंपॉर्टेंस दी जाती है? एक्यूरेसी, ग्रामर, फ्लुएंसी और वोकैबुलरी। देखो एक्यूरेसी नहीं होती, हमने पढ़ा, ग्रामर भी नहीं होती, वोकैबुलरी भी नहीं होती, फ्लुएंसी को हम टारगेट करते हैं। हमारा टारगेट होता है फ्लुएंसी को अचीव करना। उसके बाद आया विच इज द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव मेथोडोलॉजी। कम्युनिकेटिव मेथोडोलॉजी जो है, सीएलटी जो है, इसके प्रिंसिपल की बात की गई है। नो नॉन व्हाट यू आर डूइंग, जो आप नो व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता है। या द होल इज मोर देन द सम ऑफ पार्ट्स। इसमें हमारा टारगेट होता है होल को अचीव करना, यानी होल को अचीव करने का मतलब कम्युनिकेशन को अचीव करना, ठीक है। और टू लर्न इट टू डू इट, किसी चीज को सीखने के लिए इस काम को करना। सिंपल सी बात है, सीएलटी के अंदर कम्युनिकेशन करवा के ही कम्युनिकेशन सिखाया जाता है। आपस में कम्युनिकेट करवाया जाता है, बातचीत करवाई जाती है। जहां पर प्रॉब्लम आती है टीचर उनको सेंटेंसेस देता है और कम्युनिकेशन करके ही कम्युनिकेशन को सीखते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। तो ये लर्न इट टू डू इट, ये भी सही है, यानी जी जो है वो करेक्ट होगा। कि कम्युनिकेटिव मेथोडोलॉजी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है हमें अचीव क्या करना है, यानी ऑप्शन ए भी करेक्ट। हमारे लिए देखो, हमारे लिए ग्रामर के स्ट्रक्चर्स, यानी जो ए बी सी डी या अल्फाबेट या जो पार्ट ऑफ सेंटेंस वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा टारगेट पूरा कम्युनिकेशन को अचीव करना है, तो हमारे लिए कम्युनिकेशन अचीव इंपॉर्टेंट है। या कम्युनिकेशन सीखने के लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो इसका आंसर हुआ ऑल आर करेक्ट। फिर हुआ कम्युनिकेशन इज एबिलिटी, कम्युनिकेशन इज टेक्निक, कम्युनिकेशन इज कंडीशन, कम्युनिकेशन इज प्रोसेस। तो इसका भी आंसर मार्क कर लेना, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज, जिसके थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। विच एक्टिविटी इज मोस्ट अलाइंड विद सीएलटी, सीएलटी के अंदर सबसे ज्यादा होने वाली एक्टिविटी कौन सी है? क्या सीएलटी में ग्रामर की गैप फिलिंग होती है? बिल्कुल नहीं, हमने पढ़ा सीएलटी के अंदर ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। रोल प्लेज होते हैं। क्या रोल प्लेज का मीनिंग ये हुआ कि जैसे किसी को पेशेंट और किसी को टीचर का एक रोल, एक डॉक्टर का रोल दे दिया गया, तो वो उस डॉक्टर और एक पेशेंट का एक रोल प्ले करके वहां पर कम्युनिकेशन करते हैं। किसी को एक शॉपकीपर और किसी को एक कस्टमर का रोल दे दिया गया और वो आपस में बात करते हैं, तो रोल प्लेस होता है क्या सीएलटी में? मुझे तो लग रहा है, लेकिन एक बार आगे का ऑप्शन देखते हैं। क्या मेमोराइज करवाया जाता है? क्या वर्ड्स रटवाए जाते हैं क्या? या ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करवाई जाती है क्या? नहीं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सीएलटी के अंदर मैंने क्या कहा था, कम्युनिकेशन करवा के ही लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई रोल दिया जाए, उस रोल में आप सेंटेंस बोलेंगे, तो ऑब्वियसली आप मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में आप सेंटेंस को बोलना सीख रहे हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हुआ बी। और इसके बाद आया द ह्यूरिस्टिक मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। ह्यूरिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लो। ह्यूरिस्टिक का मीनिंग होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, किसी भी चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे कोई चीज सीखनी है, तो उसकी थियरी पढ़ने की बजाय उस काम को करके मैं अगर सीखूं, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक अप्रोच, ठीक है। तो टीचर्स अथॉरिटी या लर्निंग बाय डूइंग या मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स या पीयर टू पीयर टीचिंग। पीयर टू पीयर का मतलब होता है एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट आपस में, जो हमारे क्लासमेट्स अगर एक आपस में एक दूसरे को टीचिंग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पीयर पीयर टीचिंग। अभी हमने पढ़ा ह्यूरिस्टिक का मीनिंग होता है प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना, जिसमें हम किसी चीज को करके, काम एक्टिविटीज को करके हम लोग सीख रहे हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग इसका करेक्ट आंसर होगा। ह्यूरिस्टिक अगर पूछे तो आपको ध्यान रखना है, ह्यूरिस्टिक में क्या होगा, लर्निंग बाय, उस काम को करके हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम उसका अचीव कर रहे हैं। फिर आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड। ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड, जो मेथड है जो स्टूडेंट सेंटर्ड है, जिसमें जो स्टूडेंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। लेक्चर मेथड या वो एक्टिव रोल में रहता है। देखो, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड और डिक्टेशन मेथड। देखो, लेक्चर मेथड जो होगा उसमें क्या होगा, टीचर एक्टिव रहेगा। अगर मैं लेक्चर दे रहा हूं, स्टूडेंट दिख रहे हैं, तो एक्टिव कौन है, टीचर। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, अगर मैं कुछ चीज पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के लिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मुझे एक्टिव रहना है। तो ये दोनों ही जो है ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है।
डिक्टेशन मेथड जो होता है, मैं बोल रहा हूं और स्टूडेंट लिख रहा है, तो ऑब्वियसली मैं टीचर जो है वही आपका क्या हुआ, एक्टिव हुआ। डिस्कशन मेथड जो होता है, डिस्कशन मेथड जो होता है उसमें स्टूडेंट भी इन्वॉल्व रहता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। डिस्कशन मेथड जो होता है, अगर मैं आपको सिखा रहा हूं कुछ और हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मोस्टली चीजें जो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, तो डिस्कशन मेथड जो होता है वो स्टूडेंट। बाकी आप देखो, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और डिक्टेशन तीनों में टीचर जो होता है वो ड्राइविंग सीट पे होता है। तो अब दो तीन ग्रामर के क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके कॉमन क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों ही में पूछे ही जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो ये ध्यान रखना है आपको, जो आपके कंजंक्शन होते हैं, जो कंजंक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसमें आप याद रखिएगा एक स्ट्रक्चर फैन वॉइस, ये एक वर्ड याद रखिएगा। फैन वॉइस मीन्स फोर एंड नॉर बट और यट और सो, ये आपके 7 कंजंक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग क्यों कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्यों कहते हैं, वो हम टॉपिक पढ़ेंगे जब उसमें हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज को याद रख लेना। इन फैन बॉयज में से अगर कोई कंजंक्शन हो वो कोऑर्डिनेटिंग और रेस्ट ऑफ द कंजंक्शंस आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखो, मुझे दिख रहा है बट, यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये तीनों बाकी सबऑर्डिनेटिंग। फिर आया इन द सेंटेंस यू कैन हैव टी और कॉफी, कंजंक्शन और इंडिकेट्स, ये और कंजंक्शन है, ये किसके लिए आता है। तो देखो तुम क्या पी सकते हो, चाय पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, चॉइस आपको दी दी है, चाय और कॉफी दोनों में से कोई एक चॉइस, सी। फिर आया विच सेंटेंस हैज करेक्ट, थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। हाँ देखो, कंपैरिजन जो होता है उसमें हम जनरली एज और एज का यूज करते हैं या देन का यूज करते हैं, ये भी आपको बता देता हूं। कंडीशन के लिए आपको पता है इफ और अनलेस आता है, और कॉज जो होता है, कॉज के लिए सिंस, और बिकॉज का यूज किया जाता है। चॉइस के लिए और, या नेगेटिव चॉइस है तो नोर आ जाएगा। फिर देखो, विच सेंटेंस हैज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो किया हुआ है। देखो तीनों में ही जो हमारा है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स, द लिस्ट ऑफ आइटम्स, द लिस्ट ऑफ आइटम्स, द लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। आर, इज, वर और हैव, ये 4 दिए हुए हैं। अब इसमें आप देखो, जब मैंने कहा द लिस्ट ऑफ आइटम्स, द लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो इसमें मेन सब्जेक्ट हमारा लिस्ट है, क्योंकि हम बात आइटम्स की नहीं कर रहे हैं, हम आइटम्स की लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो भी वर्ब यहां पर आएगी वो आएगी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, और लिस्ट यहां पर है सिंगुलर। तो देखो इसमें से कौन सी वर्ब है सिंगुलर, आर प्लूरल है, गलत है वर्ब, वी आंसर होगा द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द लिस्ट, क्योंकि वर्ब जो है वो लिस्ट के अकॉर्डिंग आएगी, दैट विल बी सिंगुलर। और उसके बाद आया हुआ है विच सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट्स करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। देखो अ नंबर ऑफ आया हुआ है, अ नंबर ऑफ, और एक आता है द नंबर ऑफ। एक चीज इतनी सी ध्यान रखनी है, इसके बाद कोई भी जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, और इसके बाद भी जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, ये तो कॉमन सी बात है। अ नंबर ऑफ का मीनिंग होता है मैनी, तो इसके बाद नाउन आएगा प्लूरल, वर्ब आएगी प्लूरल, और द नंबर ऑफ के बाद में वर्ब आएगी सिंगुलर।
ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर, बी ऑप्शन। देखो अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल और प्लूरल का, और द नंबर ऑफ होता तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर आगे आता इज, लेकिन इस सेंटेंस में अ नंबर ऑफ भी आ सकता है। अ नंबर ऑफ का मीनिंग होता है मैनी। और इसके बाद आएगा व्हाट डज स्पिल द बीन्स, ये एक इडियम है, मुहावरे आपके एग्जाम में वोकैबुलरी भी आते हैं। स्पिल द बीन्स का मीनिंग क्या होता है, बीन्स वैसे फली होती है, स्पिल द बीन्स का मीनिंग होता है कि कोई चीज जो हिडन है उसको अगर हमने उछाल दिया है गलती से, दैट इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स। टू वेस्ट फूड, टू रिवील अ सीक्रेट, टू आर्ग्यू अबाउट स्मॉल थिंग्स और टू एग्जैजरेट अ स्टोरी, किसी स्टोरी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना नहीं। रिवील अ सीक्रेट इसका होगा, रिवील का मीनिंग होता है प्रकट करना, डिस्क्लोज करना, अनहाइड करना, कोई चीज जो छिपी हुई है उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना। तो स्पिल द बीन्स का मीनिंग होता है टू रिवील अ सीक्रेट, किसी भी सीक्रेट को डिस्क्लोज। और उसके बाद आ गया व्हाट डज ब्रेक द आइस मीन, टू स्टार्ट ब्रेक आइस है ना। ब्रेक द आइस क्या होता है, ब्रेक द आइस का मीनिंग होता है, ब्रेक द आइस का मीनिंग होता है अगर दो लोग आपस में दो लोग आप पास में बैठे हैं और उनमें से जो बातचीत की स्टार्ट करता है वो आइस को ब्रेक करता है, यानी बातचीत की शुरुआत करना, खामोशी को तोड़ना। तो यहां पर हो गया टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, ये होता है ए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जहां पर रह रहे हैं आपके पड़ोस में कोई भी नई फैमिली आकर वहां पर सेटल होती है। अब आप सोच रहे हैं कि हम क्यों बोले, सब पहले एक बार उनको बात करनी चाहिए, और वो सोच रहा है कि पहले ये लोग हमसे बात करें। लेकिन जब लॉन्ग टाइम तक आपने देखा दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश नहीं होता, फिर आप बातचीत की शुरुआत करते हो दोस्ती बढ़ाने के लिए। तो जो व्यक्ति बातचीत की शुरुआत करता है वहां पर हम सिचुएशन यूज करते हैं ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। तो ये हमारा एक 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लेक्चर था, जिसमें आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो टीचिंग मेथड्स से थे। एग्जाम में आपके टीचिंग मेथड्स का रोल ज्यादा रहता है। लैंग्वेज 1, और लैंग्वेज 2, दोनों के लिए यूजफुल क्लास है, दोनों के लिए क्वेश्चंस को कवर करता है। एक लिटरेचर का पार्ट आता है, वो आपको पता है वो लैंग्वेज 1 में नहीं, लैंग्वेज 2 में सिर्फ, इसलिए मैंने लिटरेचर के क्वेश्चंस में कवर नहीं किए हैं। ठीक है, तो जहां पर जो आपका सिलेबस अलग होगा, लैंग्वेज 1 का अलग होगा, लैंग्वेज 2 का अलग होगा, तो उसके लिए मैं सेपरेट क्लासेस रखता रहूंगा। बाकी आप दोनों ही लैंग्वेज के लिए कॉमन क्लास में कुछ दिन प्रेजेंट करूंगा, और जो अलग अलग क्लास होगी उसको मैं थंबनेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, बस लेक्चर को 2-3 बार देखना, वीडियोस को शेयर भी आप लोग करना, क्योंकि जो मेहनत आप लोगों के लिए जब की जाती है, आप इसको शेयर करते हो, आपके अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो टीचर को और कुछ नया करने के लिए मोटिवेट होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।